बहुत बढ़िया। हम्म, देखो आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। बेसिकली सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि भूमि सुधार से मतलब क्या होता है। भूमि सुधार का मतलब हुआ भूमि की उत्पादकता को बढ़ाते हुए इसके डिस्ट्रीब्यूशन को न्याय संगत करना सोसाइटी में, ताकि सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो सके। ठीक है। अब आप सोचोगे, आपके मना मस्तिष्क में यह प्रश्न उभर के आ रहा होगा कि आखिर बिहार की ही बात नहीं करें, पूरे भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आपने देखा होगा मुगल पीरियड के समय, अकबर के समय, या जो ब्रिटिशर्स आए उनके पहले कहीं ना कहीं सोसाइटी में एग्रीकल्चर को लेके कोऑपरेशन था। कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में एग्रीकल्चर क्षेत्र में लोग कार्य करते थे, और मालिकाना हक ऐसा वाला कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं था। ठीक है। और टोडरमल ने कैसे राजस्व नीतियां बनाई वगैरह आपने मुगल पीरियड में पढ़ रखा होगा। जैसे मुगल काल का डिक्लाइन होता है और ब्रिटिशर्स आते हैं, इन्होंने जो भी राजस्व नीतियां अडॉप्ट करी, राइट, लाइक इस्तमरारी, अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, इनके द्वारा इनका मूल उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक राजस्व इकट्ठा करना। और साथ में इन्होंने क्या करा कि एक नए तरीके के लैंडलॉर्ड्स की स्थापना करी, फिडोलिज्म को बढ़ावा दिया, जमींदारी प्रथा को इन्होंने क्या किया? बढ़ावा दिया। ठीक। तो उससे क्या हुआ कि भूमि का संकेंद्रण कुछ लोगों के हाथ में ही सिमट के रह गया। ठीक है। एक डेटा के अनुसार ऐसे बताया जाता है कि जब भारत आजाद हुआ ना, तो लगभग यहाँ पे 54% भूमि जो थी, मात्र 7% लोगों के बीच ही कंसंट्रेटेड थी। मतलब 7% लोगों के हाथ में ही क्या थी? ये इकट्ठा थी। वहीं जो 6% रिमेनिंग जो जोता का मतलब जोत था, जोत भूमि था, वो 28% लोगों के बीच उसका डिस्ट्रीब्यूशन था। तो ये आप असमानता आप देख रहे हो। ठीक है। जो लोग खेती करते थे उनका भूमि पे कोई मालिकाना हक नहीं होता था, और जो लोग खेती नहीं करते थे वो भूमि के मालिक कहलाते थे। ठीक है। तो इसीलिए सरकार को लगा, जब भारत आजाद होता है 1947 में, हम डीपीएसपी को अडॉप्ट करते हैं अपने संविधान में, और हमारी जो सोसाइटी थी वो एक लोक कल्याणकारी सोसाइटी के रूप में उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। जो प्रशासन तंत्र था उसका मूल उद्देश्य क्या था? लोक कल्याण को, पब्लिक वेलफेयर को सुनिश्चित करना। तो इसलिए सरकार क्या है, संस्थागत तरीकों से और नीतिगत तरीकों के प्रयास से लैंड रिफॉर्म का प्रयास किया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि बिहार में कैसे लैंड रिफॉर्म होता है, किन किन आयामों को ध्यान में रख के भूमि सुधार की कोशिश की जाती है, और बिहार में जो लैंड रिफॉर्म है वो कहाँ तक, किस हद तक सक्सेसफुल हुआ। पूर्णतः सक्सेसफुल नहीं हुआ है लैंड रिफॉर्म। अभी भी आप देखोगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं किन्हीं के पास एक एक हजार बीघा जमीन है, और बहुत सारे गांव के मंगरू काका ऐसे हैं कि उनके पास खाने पीने के लिए, जो मतलब पोषण कर सके अपने परिवार की, उतनी भी भूमि नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि जो न्याय संगत डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था लैंड का, वो हमारी सोसाइटी में उस लेवल तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो उसके कॉजेस देखेंगे, फिर भूमि सुधार को लेके क्या क्या चीजें करी जा रही हैं। जैसे देखो, आज केंद्रीय बजट आया, तो केंद्रीय बजट में बिहार के लिए बहुत सारी सौगातें आई हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। कल का क्लास जो है इसी पे रहेगा टोटल आपका। ठीक है, करंट अफेयर्स पे। तो कितनी सारी योजनाएं आई हैं, कितने सारे, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा पहले 3 लाख थी उसको बढ़ा के अब 6 लाख कर दी गई है। तो किसानों को सब्सिडाइज रेट में इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो कल के टॉपिक में इसको ऐड ऑन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इससे क्या होगा, वो इनपुट के लिए उनके पास ऋण उपलब्ध रहेगा, पैसा उपलब्ध रहेगा। ठीक है। तो चीजों को, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको करंट अफेयर से जोड़ते रहो। डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, पढ़ रहे हैं ना, तो न्यूज़पेपर पढ़िए, और जो टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हो आपको लगे कि ये जो हमारा कंटेंट है मैंने सीखा है न्यूज़पेपर से, उसको उठा के उस टॉपिक में जोड़ दो। वैल्यू एडिशन करते रहो, कॉर्नर पे अलग अलग पेन का यूज करके अपना नोट्स बनाते रहो। ठीक है। ऐसे होना चाहिए। जितना अपडेटेड रहेगा, डायमेंशन उतना ही ज्यादा रहेंगे आपके कंटेंट में, और आंसर राइटिंग करोगे बढ़िया से सजा के, तो नंबर भी उतना ही अधिक मिलेंगे। तो हमने देखा लैंड रिफॉर्म का क्या तात्पर्य है। लैंड रिफॉर्म का तात्पर्य भूमि की उत्पादकता को बढ़ाते हुए भूमि का जो है समाज में न्याय संगत पुनर्वितरण से है।
ठीक है। फिर हमने देखा मुगल पीरियड में क्या व्यवस्था थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी थी एक तरीके से। फिर ब्रिटिशर्स आते हैं, इन्होंने कंसंट्रेट कर दिया, जमींदारी प्रथा लाई और एक नए वर्ग का उदय हुआ जो खेती तो नहीं करते थे लेकिन उनके पास बहुत सारी खेती की जमीन थे, और जो लोग खेती करते थे अब वो उनके पास कोई मालिकाना हक वगैरह कुछ था ही नहीं। ठीक है। और जैसे ही भारत आजाद होता है तो लोक कल्याणकारी सोसाइटी की स्थापना, लोक कल्याणकारी जो है सरकार की स्थापना होती है, जिसका मूल मकसद पब्लिक वेलफेयर को बढ़ावा देना है, पब्लिक वेलफेयर को जस्टिफाई करना है अपने हर एक कार्यों के द्वारा। ठीक है। तो उसने क्या किया, न्याय संगत बंटवारे को लेके बहुत सारे स्टेप्स उन्होंने उठाए। 5 ईयर प्लान में भी फिर भूदान आंदोलन चला, ग्रामदान आंदोलन चला, बहुत सारी चीजें, सारी चीजों को हम एक एक करके इसमें पढ़ेंगे। तो आप पहले देख लो, समझ लो, उसके बाद अब ये देखना। देखो, स्वतंत्रता पूर्व काल में जमींदारी प्रथा का क्या उसमें उसका फीचर था कि एक मीडिएटर वर्ग की स्थापना करी गई, जो टैक्सेज का कलेक्शन कर रहे हैं और मालिकाना हक उन्हीं को दे दिया गया, किसानों को कोई मालिकाना हक नहीं दिया गया। ठीक है। फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या हुआ, मीडिएटर को हटा दिया गया और डायरेक्ट किसानों से सरकार वो करने लगी, मतलब टैक्सेस वसूलने लगी। फिर वही महालवाड़ी में क्या हुआ, महालवाड़ी में एक महाल को, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हम पहले देख रहे हैं अकबर पीरियड में या मुगल काल में, बिफोर डिक्लाइन ऑफ मुगल पीरियड, तो हम क्या देख रहे हैं कि उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। तो वो कोऑपरेशन का भावना यहाँ पे महालवाड़ी सिस्टम में कहीं ना कहीं उभर के आपको सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है। लेकिन हुआ क्या, ये सबका जो कुप्रभाव पड़ा, एक तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन असमान तरीके से हो गया, किसानों की दुर्दशा हो गई, एग्रीकल्चर लैंड में जो इनपुट होना चाहिए, जो तकनीकी का इनपुट होना चाहिए, वो उस तरीके का हुआ नहीं, तो प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ रही थी, अनाज उत्पादित नहीं हो रहा था। तो हमने प्रीवियसली ही पढ़ा कि हमें क्या करना पड़ा, ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ना पड़ा, बहुत सारे नई संस्थागत और तकनीक रूप से बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ा और हरित क्रांति को लाना पड़ा। इसके साथ साथ जैसे ही जो आईएनसी की गवर्नमेंट बनती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो वो जेसी कुमारप्पा समिति की स्थापना करते हैं और इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन किए, किसके लिए, भूमि सुधार के लिए। इसके बाद फिर 1951 में देखोगे तो भू आंदोलन होता है, भूदान आंदोलन, किसानों को भूमि दान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। बेसिकली ये किसान से तात्पर्य क्या है, जो लैंड लॉर्ड्स थे उस समय, जिनके पास हजार हजार बीघा, 5-5 हजार बीघा जमीन था। ठीक है। तो उनको प्रेरित किया जाता है कि क्या हो कि आप इतना संकेंद्रण कर रहे हो और कुछ लोग खाए बिना मर रहे हैं, तो आप ना दान दे दो। तो बहुत सारे लोग दान भी दिए, जैसे आपके माननीय पप्पू यादव जी हैं, वो क्या कहते हैं कि हमारे पास भी इतना 5,000 बीघा जमीन था, मैंने सब लोगों को बांट दिया। ठीक है, ये अच्छी बात है। अभी उनके पास शायद वो बता रहे थे, मैं एक उनका वो देख रहा था पॉडकास्ट की 100 बीघा के आसपास है। फिर भी बिहार जैसे स्टेट में जो इतना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का, 100 बीघा एक आदमी के पास होना बहुत बड़ी बात होती है ना। बात आ रही समझ में। फिर ग्रामदान आंदोलन, भूदान और ग्रामदान आंदोलन यही चलता है, और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, पोचमपल्ली गांव से। इसमें सामूहिक भू स्वामित्व की दिशा में कदम उठाया जाता है ग्रामदान आंदोलन में, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसके तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश की जाती है। फिर 1955 में ये ग्रामदान का उदय होता है और सामुदायिक विकास के लिए यही सारी चीजें करी जाती हैं धीरे धीरे। लेकिन होता क्या है, अब देखो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारे स्टेप लिए जाते हैं और सबको जो है भूमि सुधार को पूरे देश में लागू करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, पहले इसका उद्देश्य देख लेते हैं, तो फिर हम बिहार पे आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। भूमि सुधार के और उद्देश्य क्या हो सकते हैं, पहले तो देखा कि हमने इसका उद्देश्य क्या था, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। दूसरा क्या था, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को न्याय संगत पुनर्वितरण करना, उसको मतलब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को न्याय संगत रूप से वो करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना लैंड को। ठीक है, फंबल हो गया तो ठीक है, तो हमने देखा कि प्रोडक्टिविटी एक बढ़ाना और जो लैंड था, भूमि था, उसका न्याय संगत पुनर्वितरण करना। इसके साथ साथ जब मान लीजिए कि भूमि सुधार होती है तो और क्या होगा, गरीबी उन्मूलन होगा। वैसे लोग जिनके पास लैंड है ही नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, उनको भूमि मिल जाएगा तो कम से कम अपना पोषण तो कर पाएंगे, है ना, और अन्य कार्य करेंगे तो थोड़ा सा उनके पास पैसा आएगा, तो बचत होगा, तो गरीबी उनकी मिटेगी। दूसरा क्या था, आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया जाए, जो हमारे संविधान के मूल तत्वों में से क्या है, एक है, उद्देश्यों में से क्या है
एक है कि नहीं है? आर्थिक न्याय कब होगा? जब सभी के लिए समान आर्थिक अवसर उपलब्ध होंगे सोसाइटी में। बात आ रही है समझ में? इसके साथ साथ सामाजिक न्याय, जब समता और अधिकारों की सबकी रक्षा की जाएगी तो सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित होगा। इसके साथ साथ कृषि उत्पादकता में बढ़ावा, जो हमने पहले ही पढ़ा। भूमि में निवेश होगा। मान लीजिए ये आपकी भूमि है, 5 बीघा जमीन है आपके पास, तो 5 बीघा जमीन में उसी से आपका परिवार पल रहा है और वहीं आपके आर्थिक आगतों का क्या है, मूल साधन है। तो आप क्या करोगे? उसमें निवेश करने की कोशिश करोगे, नए नए तकनीकों को अडॉप्ट करने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? इसके साथ साथ दीर्घकालीन रणनीतियां बनाई गई, सतत कृषि प्रथाओं को क्या करा गया, इससे संबंधित योजना बनाए गए। ये सारे भूमि सुधार के क्या थे? उद्देश्य थे, कि ताकि गरीबी उन्मूलन, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, कृषि उत्पादकता, भूमि में निवेश और दीर्घकालीन, इन सबके लिए दीर्घकालीन रणनीतियां बना के समाज को लोक कल्याणकारी सोसाइटी के रूप में स्टैब्लिश करना, ये उद्देश्य था। ठीक है, बात आ गई समझ में? नहीं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था। सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो हदबंदी लाई गई, अभी मैं बताऊंगा। अब जो ये भूमि सुधार किया गया, ये दो तरीकों से किया गया। पहला था संस्थागत भूमि सुधार और दूसरा तकनीकी भूमि सुधार। संस्थागत तरीके ये थे कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल था, उसको नियम कानून वगैरह बना के, रूल्स एंड रेगुलेशन लाके उसको ढंग से सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करना। और दूसरा तकनीकी सुधार, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। जैसे कल हमने हरित क्रांति के बारे में पढ़ा, तो हरित क्रांति के जो भी तत्व थे उसको इसमें समाहित करना। ठीक है, और तकनीकी लैंड रिफॉर्म में एक और कार्य आती है, प्रौद्योगिकी का भी समावेशन है। जैसे 2024 में भूमि सर्वेक्षण कराया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। ये क्या है? तकनीक सुधारों में एक कदम है। ठीक है, परिमार्जन पोर्टल, ये क्या है? सरकार का, बिहार गवर्नमेंट का लैंड रिफॉर्म को लेके बहुत बड़ा ये स्टेप है। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे बिहार सरकार ने क्या क्या किया है। तो संस्थागत भूमि सुधार में क्या क्या करा गया? रूल्स एंड रेगुलेशन बना के सबसे पहले जमींदारी प्रथा की उन्मूलन करी गई, काश्तकारी सुधार करा गया, जिसके पास भूमि, मतलब ऐसे करा गया कि ये जो विकास बाबू हैं, इनके पास 5 बीघा से अधिक जमीन नहीं होना चाहिए। मान लो इनके पास 100 बीघा है तो 5 बीघा इनको दे दिया गया, बाकी 95 बीघा अन्य लोगों में जिनके पास नहीं है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद जोतों की चकबंदी करी गई कि मान लीजिए कि आपका 5 बीघा जमीन है, 1 बीघा नदी ओ पार, 1 बीघा नदी ए पार, और 1 बीघा उधर सुदूर है कहीं दक्षिण में, पूरब में, और 1 बीघा ऐसे 2-3 बीघा, 2 बीघा इधर है कहीं सुदूर पूरब में। तो क्या होता है, आदमी का जो संसाधन है वो मतलब इकट्ठे, वो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, अलग अलग क्या हो जाता है, वो बाइफरकेट हो जाता है, विकेंद्रित हो जाता है, जिसका जो पुण्य प्रभाव हमें दिखना चाहिए वो नहीं दिख पाता है। तो लोगों को कहा गया कि नहीं, सबको क्या होना चाहिए, चकबंदी के थ्रू सबका जमीन जो है एक साथ रहना चाहिए। मान लीजिए आपका 5 बीघा जमीन है तो एक ही प्लॉट 5 बीघा हो, आप उसी में अपना घर बना लो, है ना, और खेत के बीचवे में, और उसी में अपना अन्न उपजाओ। जैसे पंजाब में जाओगे तो चकबंदी सबसे अधिक सक्सेस यहीं पे हुई है। लेकिन बिहार जैसे स्टेट में, अब मान लीजिए कि किसी का साउथ बिहार और उत्तर बिहार दोनों में लैंड है, तो उसको कहोगे कि ना तुम साउथ बिहार में ले लो, तो सोचेगा हाँ बहुत तेज बन रहे हो, साउथ बिहार में सूखा पड़ता है, हम नहीं जाएंगे। मान लीजिए कि किसी का वेटलैंड है, किसी का ड्राई लैंड है। वेटलैंड मतलब जहाँ पे पानी होने की व्यवस्था हो गई, या पानी हमेशा है, अवेलेबल है, तो वो मतलब कैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन करोगे? तो सबसे बड़ा हिंडांस यहीं पे पैदा हुआ, तो बिहार में ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके साथ साथ सहकारी कृषि, मान लीजिए कि किसी का जोताकार छोटा है, ठीक है, तो जोताकार छोटा है तो बहुत सारे लोग मिलके क्या करेंगे, जैसे मैंने कॉपरेशन की एक वो बताई थी कल एग्रीकल्चर में, ये सब लोग मंगरू का क्या कहते हैं, पहले हमारा खेतवा रोपा जाओ, उसके बाद तुम्हारी रोपनी होगी। तो ये क्या है, सहकारिता की भावना है। तो सब लोग मिलजुल के अपने खेतों में काम करेंगे तो सहकारी कृषि को बढ़ावा मिलेगा। तो ये क्या थे, संस्थागत भूमि सुधार के कदम थे। वही तकनीकी भूमि सुधार में, इसमें हरित क्रांति के सभी तत्वों का ठीक ढंग से क्रियान्वयन, जो भी हमने पढ़ा था, फर्टिलाइजर का हो, सिंचाई प्रबंधन हो, इसके बाद विपणन की व्यवस्था हो, मतलब वही मार्केटिंग की व्यवस्था हो, सारी चीजें, प्रौद्योगिकी का इनपुट हो, मशीनीकरण हो, सारी चीजें हो, ये सब क्या है, तकनीकी सुधारों में आते हैं।
इसके साथ साथ उत्तम सिंचाई व्यवस्था, वही मैंने बता ही दिया। भूमि दस्तावेजों का कंप्यूटरीकरण, जिससे बेनामी हस्तांतरण, बहुत लोग होते हैं जब वहीं भू हदबंदी हो रही थी तो क्या करते थे, अपने किसी नौकर को के नाम पे 50 बीघा कर देते थे और दिखा देते थे कि हाँ हमने है इसको 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 5-5 मतलब बांट दिया। ठीक है, तो ये सब जब इसका डिजिटाइजेशन होगा, कंप्यूटरीकरण होगा, तो सबको आप अपना खसरा खतियान डालोगे। ठीक है, जैसे परिमार्जन पोर्टल है, हाँ हाँ परिमार्जन पोर्टल है, तो उसमें आपका नाम यदि फीड किया जाएगा, खसरा खतौनी डाला जाएगा, तो तुरंत दिखा देगा कि विकास बाबू के यहाँ कि इतना जमीन है। ठीक है, तो ये क्या है, तकनीकी भूमि सुधार है। इसके साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसको बढ़ावा दिया गया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर भूमि से जुड़ी समस्याओं को दूर करने का प्रयास इसमें भू सुधार में किया गया। बात आ रही समझ में यहां तक। अब देखिए ये जो इम्प्लीमेंटेशन था बिहार में, किस हद तक क्या हुआ, सफल हुआ, ये देखते हैं। चलिए किस हद तक सफल हुआ। देखो पहली बात करप्शन, दूसरी चीज यहाँ पे जो लैंड फॉर्म है बिहार का, उसमें बहुत ज्यादा वैरायटी है। बात आ रही समझ में। तीसरी चीज इसका सांस्कृतिक स्ट्रक्चर, बिहार का सामाजिक और सांस्कृतिक स्ट्रक्चर, जातिगत डिवीजन है। कोई बाबा जी है तो सोच रहा है यार हम छोटका जात को काहे देंगे जमीन, अपना होता है ना, जातिगत एक वो रहता है, दम्भ रहता है। कोई मान लीजिए कि कोई नीची जाति का है, तथाकथित नीची जाति का है, तो कह रहा है काहे हम बड़कन जितवा को जमीन देने जाए, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, प्रशासनिक भ्रष्टाचार की कमी थी, शिक्षा जागरूकता का अभाव था, जिसके वजह से क्या हुआ, जो भूमि सुधार जिस लेवल का होना चाहिए बिहार में, उस लेवल का नहीं हुआ। अभी कुछ साल पहले 2015-16 में यहाँ साउथ बिहार में, ये जैसे रोहतास, कैमूर, भभुआ वगैरह ये सब जो हो गए, यहाँ पे चकबंदी मतलब नीतीश बाबू ने शुरू करी थी। भूमि सुधार को लेके बहुत सारे प्रयास करे गए। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि भूमि सुधार से क्या तात्पर्य है, भूमि सुधार की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। ठीक है, कैसे अंग्रेज आते हैं, उनकी भू राजस्व नीतियां जो है भूमि का संकेंद्रण कर देती हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन कर देती हैं। संकेंद्रण होता है तो समाज में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है लैंड का। तो फिर क्या होती है, भारत आज़ाद होता है, उसके बाद सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास, कुमारप्पा समिति की गठन की जाती है, 5 ईयर प्लान के थ्रू बहुत सारे ग्राम दान आंदोलन चलाया जाता है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जाता है। ठीक है, ये संस्थागत सुधारों में से थे। फिर तकनीक सुधारों में हरित क्रांति के जो भी तत्व हैं उनको समाहित किया जाता है, डिजिटाइजेशन किया जाता है, टेक्नोलॉजी का उसमें इंक्लूजन किया जाता है लैंड रिफॉर्म में। तो ये सारी चीजें हमने देखी और अंततोगत्वा ये देखा कि बिहार में ये किस हद तक सफल नहीं हुई, और फिर देखेंगे कि बिहार में इसको सफल करने के लिए पिछले 1 दशकों में सरकार क्या क्या कर रही। ठीक है, तो ओवरऑल देखो इसको कहते हैं मनन। एक टॉपिक पढ़ लो, उसके बाद खुद ही बंद करके और एक बार अपने मन में लेक्चर दे लो अपने आप को, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको वो टॉपिक का ओवरव्यू आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। बाकी जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो आपको बस याद करना है तथ्य। तो इसीलिए कहता हूं कि शॉर्ट नोट्स जब आप बनाओगे तो शॉर्ट नोट्स में आपके केवल और केवल फैक्ट्स होने चाहिए, फिगर होने चाहिए, उसके अलावा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। आता है समझ में। चलो अब लिख लो।